नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम देखेंगे प्राकल्पना का निर्माण कैसे किया जाता है, प्राकल्पना के सोर्सेस क्या हैं और इसके टाइप्स प्रकार क्या हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्राकल्पना किसे कहा जाता है, प्राकल्पना क्या होती है और एक अच्छी प्राकल्पना के निर्माण में, हाइपोथेसिस के निर्माण में उसकी किन विशेषताओं का ध्यान अनुसंधानकर्ता को रखना चाहिए, यानी एक अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज हम देखेंगे हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन एंड इसके टाइप्स। यहाँ हम देखें कि हम जो हाइपोथेसिस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या होती है कि जो भी हमारा अनुसंधान है, जिस विषय पर हम रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उसका एक संभावित उत्तर, उसका एक संभावित रिजल्ट कि ये इस समस्या का ये रिजल्ट निकल सकता है, ये कारण हो सकता है, उसका एक संभावित उत्तर हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये आज हम देखेंगे कि कहाँ से हम किस तरह से एक अच्छी उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। हमारी हाइपोथेसिस को हम कैसे बना सकते हैं, कहाँ से हम उसकी कल्पना करें कि हमारा जो विषय है उससे संबंधित एक बिल्कुल परफेक्ट हाइपोथेसिस बन के निकल के आए। तो इसके जो सोर्सेज हैं या इसका फॉर्मुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। यानी जो भी हमने टॉपिक लिया है उससे संबंधित जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, हमें पहले उसको पढ़ना चाहिए, ताकि उसको पढ़ने के बाद हमें अपने आप ही उस समस्या से संबंधित हाइपोथेसिस का पता चल सकता है। जैसे अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम बाल श्रमिकों का अध्ययन कर रहे हैं या हम कोई ऐसी समस्या है जो वर्तमान में काफ़ी चल रही है, जैसे अगर हम सोशल प्रॉब्लम को लें तो मान लीजिए बाल विवाह ले लिया, हमने बाल श्रमिक ले लिया, या और भी हमारी बहुत सारी समस्या है, किसी संस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हम जो भी समस्या है हमारी, उस विषय का जो भी लिटरेचर, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें उपलब्ध हैं, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए, ताकि उसके अध्ययन से हमें अपने आप ही प्राकल्पना का निर्माण करने में हमें सहायता मिल सकती है। फिर हम देखें दूसरा, विज्ञान या सिद्धांत। तो जो विज्ञान से प्रतिपादित सिद्धांत हैं वो परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं, यानी जो भी हम पुराने जो सिद्धांत बन चुके हैं उन सिद्धांतों को हम देखेंगे तो उन सिद्धांतों से ही हमें प्राकल्पना निर्माण का हमें नॉलेज होगा और हमें पता चलेगा कि हम किस प्रकार की प्राकल्पना को बना सकते हैं, क्योंकि उन सिद्धांतों में हमें बहुत सारे उसके कारण, प्रभाव आदि हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें से हम अपनी प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा हम देखें संस्कृति, कल्चर। प्राकल्पना के निर्माण में कल्चर हमारा बहुत ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपना अपना कल्चर होता है, और जब हम जिस समाज में हम जो रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें इस संस्कृति को देखते हुए, संस्कृति का हम जब अध्ययन करेंगे तो हमें अपने आप ही उसमें बहुत सा प्राकल्पना हमें नज़र आएगी। उसका जो हमारी प्रॉब्लम है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो उत्तर है, हमें उसी संस्कृति के अंतर्गत मिल सकता है। जैसे हम वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को देखें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, और जब हम उनकी समस्याओं का उस संस्कृति, उस समाज की समस्या को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें उस संस्कृति के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, तो वहाँ से हम अपनी प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम देखें व्यक्तिगत अनुभव। तो बहुत सी जगह हमने जब हम देखते हैं कि जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव होता है, हम बहुत सारी घटनाओं को अपने अनुभव से देखते हैं, तो हमें उसका आंसर अपने आप ही पता चल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बाल श्रमिक जो बच्चा बनता है, तो हमने खुद बच्चों को काम करते हुए देखा है, हम उसके परिवार वालों से परिचित होते हैं, हम देखते हैं कि किस वजह से वो बच्चा काम करने गया है, उसकी क्या किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है, उसका किस प्रकार से शोषण हो रहा है। तो हम ये जब व्यक्तिगत उस समस्या के बारे में हम जानते हैं, व्यक्तिगत जो हमारा अनुभव होता है, उसके कारण भी हमारा जो प्राकल्पना का एक आधार बनता है, और प्राकल्पना निर्माण में हमारा वो व्यक्तिगत अनुभव सहायक होता है।
फिर हम देखें रचनात्मक चिंतन। हमारी जो क्रिएटिविटी जो है, हमारी जो सोच है अनुसंधानकर्ता की, वो परिकल्पना के निर्माण में बहुत बड़ा एक आधार बन सकता है। जैसे मुनरो ने बताया कि उन्होंने इस पे विशेष बल दिया है, रचनात्मक चिंतन पे। जितनी हमारी रचनात्मक शक्ति पावर होगी, उतना ही हम एक अच्छी हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने इसके 4 बातें बताई है। जैसे तैयारी, हम पहले जो हमारी रचनात्मक चिंतन है, हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं कि इस समस्या की क्या हाइपोथेसिस हो सकती है। फिर हम जब वो उसके बारे में विचार हमारा आ जाता है, तो फिर हमें उसको हाइपोथेसिस बनाने की प्रेरणा मिलती है और फिर हम उसका परीक्षण करते हैं। जैसे किसी विचार के आने पर, यानी जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो एक विचार हमारे मन में आता है कि हाँ, इसका ये आंसर हो सकता है। तो किसी विचार के आने पर फिर हम उसका विकास किया, फिर उस पर कार्य करने की प्रेरणा मिली और परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण किया। तो इस तरह से हमारी जो रचनात्मक सोच है, चिंतन है, वो भी हमारी परिकल्पना निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। फिर हम देखें अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। हम किसी भी समस्या का आंसर किसी अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा करके भी हमारे सामने आ सकता है, कि जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो उस फील्ड में काम कर चुके होते हैं, जो हमारी विषय की समस्या है, तो हम उन लोगों से मिलकर उनसे चर्चा करके डिस्कस कर जब हम उस विषय पर चर्चा करते हैं, तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो हमें परिकल्पना निर्माण में सहायता मिलती है, क्योंकि उनका अनुभव हमें काम आता है। वो विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनमें उस फील्ड में उस विषय पर काम किया होता है, तो बहुत सारी बातें जब वो हमें बताते हैं, तो परिकल्पना का निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं कि हाँ, इस समस्या का ये आंसर हो सकता है। फिर हम देखें पूर्व में किए गए अनुसंधान, यानी उस विषय से संबंधित जो पूर्व में अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, हम उनका अवलोकन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कौन सी परिकल्पनाएं बनाई थी और उस परिकल्पना पे उन्होंने कैसे काम किया, और उनमें बहुत सारी नई नई बातें हमें देखने को मिलती है, और उस आधार पर हम अपनी नई परिकल्पना का सृजन भी कर सकते हैं। तो हम देखें कि एक परिकल्पना का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, या उसके क्या सोर्स हो सकते हैं, कहाँ से हम अपनी परिकल्पना बना सकते हैं। यानी हमने विषय का चुनाव तो कर लिया, लेकिन हम उसका संभावित उत्तर कैसे हम खोज कर पाएंगे कि उसका ये उत्तर हो सकता है। जब तक कि हमें उस विषय के बारे में पूरी गहन जानकारी नहीं होती, तब तक हम उसका संभावित उत्तर नहीं निकाल सकते, यानी जब तक हम अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम पहले जो हमारी समस्या है, उससे संबंधित पूरा साहित्य, लिटरेचर हम पढ़ते हैं, तो उनमें बहुत सारी बातें हमें निकल कर आती है कि इस समस्या का ये समाधान, ये उत्तर हो सकता है। फिर हम जो सिद्धांत उस पर बन चुके हैं, उन सिद्धांतों को हम देखते हैं, तो उनमें सिद्धांतों में जैसे हम अगर देखें कि आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है, जो थिंकर हैं उन्होंने, तो जब हम वो सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें आत्महत्या के बारे में पता चलेगी कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हम जब उनमें से कुछ बातें जब हमें लगता है कि ये हो सकता है, तो हम अपनी हाइपोथेसिस के लिए उसको ले सकते हैं। फिर हम अपने जो समाज है, जिस समाज की हम समस्या ले रहे हैं, उस समाज की संस्कृति को हम देखें कि उसका कल्चर कैसा है, वहाँ पर उनकी क्या सोच है, क्या उनके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हम उसके आधार पर उस समस्या का जो उत्तर है ढूंढ सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, जब हमें कोई व्यक्तिगत अनुभव होता है, उस समस्या से संबंधित हमें जो जो अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों को लेकर हम वहाँ से अपना संभावित उत्तर खोज सकते हैं। हमारी जो रचनात्मक चिंतन है, उस पे हम अपने आप, हमारी जो क्रिएटिविटी है कि हम उस समस्या के बारे में सोचें, अपना अनुभव काम में लें और एक नई उपकल्पना हम निकाल के लेके आएँ। उससे रिलेटेड व्यक्तियों के अनुभव, जो हमारी समस्या है, उनसे विषय विशेषज्ञों से उस विषय के जो समस्या जो हमने ली है, जो टॉपिक हमने लिया है, उसके जो विशेषज्ञ हैं, उनका जो अनुभव है, उससे हम परिचर्चा, उनका मार्गदर्शन लेके हम अपनी उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। और जो पहले से रिसर्च हो चुके हैं, हम उसको भी पढ़ के उसमें से हमारी उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो परिकल्पना का हम निर्माण इन बहुत सारी चीज़ों को काम में लेते हुए अपनी उपकल्पना, अपना रिसर्च का जो विषय है, उसका संभावित उत्तर की खोज कर सकते हैं। अब हम देखें कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, यानी जो हमारी शोध
का विषय क्या है, हमारा शोध का उद्देश्य क्या है, हम उद्देश्य को और उस शोध की प्रकृति को देखते हुए हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हाइपोथेसिस को हम कई तरह की कैटेगरी में रख सकते हैं कि हमारा शोध किस प्रकार का है, हमें किस प्रकार की प्राकल्पना की आवश्यकता है। तो खास करके जो शोध विशेषज्ञ हैं उन्होंने परिकल्पना को, जितनी भी हाइपोथेसिस जो हमारे शोध विशेषज्ञ बनाते हैं, जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, वो बनाता है, उन तमाम परिकल्पनाओं को शोध विशेषज्ञों ने उनका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है। 3 आधार कौन से? जो हमारे वेरिएबल्स हैं, चरों की विशेष संबंध के आधार पर। वेरिएबल्स जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेरिएबल्स क्या है, जिनके बीच हम जो हमारी समस्या है उसके बीच जो उसको हम देखना चाहते हैं कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा विषय है, शोध विषय है बाल श्रमिक, तो ये एक वेरिएबल हो गया। बाल श्रमिक, जब हम हाइपोथेसिस बनाने जा रहे हैं कि बाल श्रमिक क्यों बनते हैं, तो हमने एक संभावित उत्तर निकाल लिया कि वो गरीबी के कारण बाल श्रमिक बनता है। तो गरीबी दूसरा वेरिएबल हो गया, दूसरा चर हो गया। तो इन दो चरों के बीच में या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है, तो चरों के बीच में जो विशेष संबंध होता है उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस को बांट सकते हैं। दूसरा जो हम आधार लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम शोध किस प्रकार का कर रहे हैं, शोध का उद्देश्य क्या है। और तीसरा विशेषज्ञों ने बताया कि चरों की संख्या के आधार पर, यहाँ चरों के बीच संबंध और यहाँ पर चरों की संख्या, यानी जिसके बीच में हम संबंध देख रहे हैं वो चर 2 हैं, 2 से अधिक हैं, कितने वेरिएबल्स के बीच में हम उनका संबंध देख रहे हैं, इस आधार पर हाइपोथेसिस हम देख सकते हैं। तो पहले हम देखें चरों की विशेष संबंध के आधार पर कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। ये मैकगुइन ने इसके बारे में बताया है कि जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं चरों के बीच संबंधों के आधार पर उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, सार्वभौमिक परिकल्पना, और दूसरी अस्तित्वात्मक परिकल्पना। ये क्या कहलाती है, यानी अनुभवात्मक भी हम कह सकते हैं इसको। सार्वभौमिक, जैसा कि मैकगुइन ने बताया कि परिकल्पना सार्वभौमिक वो होती है, उस कैटेगरी में रखते हैं कि जो यूनिवर्सल होती है, वो हर समाज में, हर परिस्थिति, हर कल्चर में, हर सोसाइटी में, हर समय हमें वो उन दोनों चरों के बीच में हमें संबंध देखने को मिल सकता है। जैसे हम देखें कि पुरस्कार सीखने के लिए पुरस्कार के दोनों के बीच में, सीखना और पुरस्कार के बीच में एक विशेष संबंध होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं या वो कैसे सीखता है, अगर हम उसको पुरस्कार देते हैं तो वो और अच्छे से आगे सीखने की प्रक्रिया उसकी तेज हो जाती है। तो ये हमारी हाइपोथेसिस बन गई। तो 2 चरों के बीच में जब हमने देखा कि तो ये यूनिवर्सल है, ये हर कोई इसको मानता है कि हर समय में हम ये देखते हैं कि अगर पुरस्कार हम देते रहेंगे तो व्यक्ति और आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमें ये हर समय, हर सोसाइटी में, हमें चाहे कोई सी भी सोसाइटी हो, कोई सा भी समय हो, हम ये इस प्रकार की परिकल्पना को हम सार्वभौमिक परिकल्पना कहते हैं। और दूसरी परिकल्पना इसके अपोजिट है कि अस्तित्वात्मक यानी या अनुभवात्मक, यानी वो सार्वभौमिक नहीं है लेकिन वो परिकल्पना किसी एक या 2 व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकती है। जैसे हम देखें कि कुछ जैसे कहा जाता है कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर कोई इसको मानता है या ये बिल्कुल सही है कि गंजा व्यक्ति जो होता है वो धनवान ही होता है। तो ये कुछ व्यक्ति के ऊपर, एक या कुछ व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकती है। तो ये यूनिवर्सल है, ये परिकल्पना हर समय, हर संस्कृति, हर समाज में हमें देखने को मिल सकती है। और ये कुछ एक जगह पर या कुछ 1-2 व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है। तो इस तरह से मैकगुइन ने जो चरों के बीच में क्या संबंध है उसके आधार पर 2 भागों में बांटा है, सार्वभौमिक और अस्तित्वात्मक। फिर हम देखें विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर कि हमारा शोध का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, शोध परिकल्पना और सांख्यिकीय, रिसर्चर हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। यहाँ शोध परिकल्पना जनरली जो
अनुसंधान करता है वो शोध परिकल्पना बनाता है, यानी ये जो चरों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं तो वो ये मानकर चलता है कि ये इस प्रकार का संबंध होगा ही, और वो चाहता है कि उसकी जो परिकल्पना है वो बिल्कुल सही परिकल्पना निकल के आए। वो ये उम्मीद करता है क्योंकि जो वो शोध परिकल्पना बनाता है वो अपने पुराने जो अनुसंधान हो चुके हैं उनको देखते हुए, अपना जो लिटरेचर है उसको देखते हुए, समस्या से संबंधित जो लिटरेचर होता है वो उसको ध्यान में रखता है, और जो सिद्धांत बने उससे रिलेटेड होकर उसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी शोध परिकल्पना बनाता है, और ये जनरली सही निकलती है। उनको वो ऐसा मानता है कि उसकी परिकल्पना सही निकले, उनके बीच में पॉजिटिव संबंध रहे। जो परिकल्पना हम बनाते हैं सांख्यिकी परिकल्पना इसलिए कहा जाता है कि इसको हम सांख्यिकी के आधार पर इसको परिभाषित करते हैं, और ये हम देखते हैं कि दो तरह से इसको हम ले सकते हैं। एक शून्य परिकल्पना जिसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है, और दूसरा वैकल्पिक परिकल्पना जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जनरली कई व्यक्ति शोध परिकल्पना को भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान लेते हैं। ये दोनों करीब करीब एक सी हैं। तो हम जब हम सांख्यिकी के आधार पर जब परिकल्पना का हम विश्लेषण करते हैं तो नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब होता है शून्य, यानी जिसके बीच में दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। जैसे हम देखें कि सीखना और पुरस्कार के बिना के बीच में कोई संबंध नहीं है तो हम उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं, या दो चरों के बीच में कोई संबंध हमें दिखाई नहीं देता तो वो नल हाइपोथेसिस होती है। जब नल हाइपोथेसिस आती है तो जो अनुसंधान करता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज करता है, जिसके अंतर्गत हमें पॉजिटिव जो संबंध हमें दिखाई देता है कि पुरस्कार और सीखने की प्रक्रिया के बीच में पॉजिटिव संबंध है। तो हम ये शोध परिकल्पना भी इसी तरह की होती है कि पॉजिटिव संबंध देखता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शून्य, और जो अनुसंधान करता है वो इससे बचने की कोशिश करता है कि जनरली हमारी जो शून्य परिकल्पना है वो हट जाए और हम शोध परिकल्पना या अल्टरनेटिव परिकल्पना की ओर आगे बढ़े। और इसको हम जब सांख्यिकी के आधार पर देखते हैं तो इसको H0 और इसको H1 या इसको भी H1 के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और माध्य को X के रूप में हम उसको एनालिसिस करते हैं। फिर हम देखें चरों की संख्या के आधार पर, तो हैज़मोर ने इसको दो भागों में बांटा है, साधारण सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। चरों की संख्या के आधार पर, जैसे दो वेरिएबल, साधारण परिकल्पना में दो वेरिएबल्स होते हैं, दो चरों के बीच संबंध होते हैं, जैसे बाल श्रमिक और गरीबी, ये दो वेरिएबल हो गए, ये साधारण परिकल्पना हो गई। और जटिल, जैसे हम देखें कि अगर हम बुद्धि का अध्ययन कर रहे हैं तो बुद्धि के कारण सीखने की प्रक्रिया तेज होगी, वो जल्दी पिकअप करेगा, और कुछ जिनकी बुद्धि लेवल ज़्यादा होती है तो उसका IQ लेवल ज़्यादा होगा, वो जल्दी से बहुत सीख लेता है, जल्दी से चीज़ों को पिकअप कर लेता है। तो हम अगर एक से अधिक वेरिएबल हैं, दो से अधिक वेरिएबल हैं, तो उसको हम जटिल परिकल्पना कहते हैं। तो इस तरह से हैज़मोर ने चरों की संख्या के आधार पर बताया साधारण सिंपल हाइपोथेसिस, और दो वेरिएबल होते हैं तो साधारण, और दो से अधिक वेरिएबल होंगे तो उनके बीच जो संबंध होगा तो वो जटिल परिकल्पना कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि परिकल्पना को अपने शोध का, हमारी समस्या क्या है, हमारा शोध किस प्रकार से है, उस आधार पर हम इस प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा, आपने अभी तक देखा कि हाइपोथेसिस क्या होती है, इसको किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, और इसके प्रकार कौन कौन से। अगले वीडियो में मैं आपको जो डाटा कलेक्शन है, डाटा क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, ये आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू।